नमस्कार। मैं आज बीए तृतीय वर्ष के पहले पेपर के तीसरी इकाई जो कि राधा कमल मुखर्जी के विचार हैं उनके बारे में चर्चा करूँगी। उसमें ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे राधा कमल मुखर्जी ने जो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत दिया है उसके बारे में हम बात करेंगे। राधा कमल मुखर्जी के मूल्य के विचार जो हैं वो सिद्धांत जो विकसित उन्होंने किए उनके कारण उनकी ख्याति देश विदेश में बहुत ज़्यादा फैली और मूल्यों के संबंध में उनके विचार द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ और द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ में व्यक्त किए गए हैं। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़ में उन्होंने मूल्यों के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और मूल्यों की उत्पत्ति और विकास, मूल्यों के मनोवैज्ञानिक नियमों और मूल्यों की सुरक्षा आदि पर प्रकाश डाला है। दूसरी कृति जो है, किताब जो है द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज़ में मूल्यों के विभिन्न आयामों का उल्लेख किया है, जिसमें मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मूल्यों के विभिन्न और तत्व मीमांसा आदि में पाए जाने वाले मूल्यों की व्याख्या दी है। मूल्यों के संबंध में आपका मानना है कि मूल्यों का एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार होता है। इसी कारण प्रत्येक समाज के मूल्य में एक भिन्नता पाई जाती है। आपका मत है कि मूल्यों के बारे में जब तक कोई सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित नहीं किया जाता तब तक मानव जाति की वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। मुखर्जी ने कहा था कि मूल्य वे सामाजिक मानक या आदर्श हैं जिनके आधार पर विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और विषयों का मूल्यांकन किया जा सकता है। मूल्य सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनके द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है और इनमें विचार, क्रिया, गुण, वस्तु, समूह, लक्ष्य अथवा साधन आदि कुछ भी हो सकते हैं। मूल्यों का एक भावात्मक आधार होता है, यानी कि मूल्य ही व्यक्तियों की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के विषय में विचार करता है, निर्णय लेता है या मूल्यांकन करता है तो उस पर भावनाओं, इमोशंस अथवा उद्वेगों का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। मूल्य सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित होते हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार के मूल्य अलग हैं, राष्ट्र के स्तर पर अलग हो सकते हैं। इसी प्रकार राजनीति, धर्म, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन के संबंधित विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं। मूल्यों का एक बोधात्मक तत्व होता है जो ये निर्धारण करता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस दृष्टि से मूल्यों का संबंध आदर्शों और नियमों से होता है। कभी कभी मूल्यों और आदर्शों में अंतर करना भी कठिन हो जाता है। जॉनसन का मानना है कि विस्तृत दृष्टिकोण से देखने पर मूल्य और आदर्श के बीच पाए जाने वाले अंतर स्वतः ही गायब हो जाते हैं। अब जो राधा कमल मुखर्जी हैं उनकी जो परिभाषा मूल्यों की, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुखर्जी ने मूल्यों को परिभाषित करते हुए कहा कि मूल्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं अथवा लक्ष्य हैं जिनका अंतरीकरण सीखने अथवा समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से होता है और जो वस्तुनिष्ठ अधिमान, मानक तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं। मुखर्जी के मत से मूल्य मानव समूहों और व्यक्तियों के द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संसार में सामंजस्य करने के उपकरण हैं। वे ऐसे प्रतिमान हैं जो मनुष्य को विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मार्गदर्शन कराते हैं। इन्हें सामाजिक अस्तित्व का केंद्रीय तत्व कहा जा सकता है, जिनकी रक्षा के लिए समूह के सदस्य हर संभव त्याग करने पर तत्पर रहते हैं। मूल्यों के प्रति सदस्यों की स्वाभाविक आस्था होती है और मुखर्जी के अनुसार समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त आकांक्षाएं और लक्ष्य हैं। इसे इस रूप से स्पष्ट किया जा सकता है कि मूल्य समाज के नियम कानून,
प्रथा, नीति, प्रतीक और संस्थाओं में व्याप्त हैं। जिसे समाज उचित मानता है वही मूल्य होते हैं। मुखर्जी का कहना है कि मनुष्य को मूल्य अपने जीवन से, अपने पर्यावरण से, अपने आप से, समाज से और संस्कृति से ही नहीं बल्कि मानव अस्तित्व और अनुभव से प्राप्त होते हैं। मनुष्य को अपने परिस्थितिगत पर्यावरण से संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अपने भरण पोषण और जीवन निर्वाह के लिए अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अपने समाज और समूह के लोगों के साथ संबंध बनाए रखने पड़ते हैं और अपनी संस्कृति के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया में भागीदार होना पड़ता है। इन सब के कारण समाज के सदस्यों के लिए समाज द्वारा अधिमान या मानदंड निर्धारित करने आवश्यक होते हैं, जिन्हें व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है। अर्थात मूल्य समाज के सदस्यों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। मुखर्जी के अतिरिक्त और भी विद्वान हैं जिन्होंने मूल्यों के अवधारणाओं के बारे में बात करी है। मूल्य और सिंबल्स, मूल्य और प्रतीक, वैल्यूज़ और सिंबल्स, ये क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। मुखर्जी ने मूल्यों के साथ साथ प्रतीकों को भी परिभाषित किया है, जिसे मूल्यों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। मुखर्जी के मत में मानवीय संस्कृति प्रतीकात्मक रूपांतरण का फल है। मूल्य समाज के नियम, कानून, प्रथा और नीति आदि में विद्यमान होते हैं। जिसे समाज उचित समझता है वही मूल्य है। सीखने की प्रक्रिया से मूल्य प्रतीक के रूप में उसके व्यक्तित्व का एक अंग बन जाता है। व्यक्ति और समाज की अंतःक्रिया से मूल्यों की अनुभूति 3 स्तरों पर होती है। पहला है भीड़ के स्तर पर, दूसरा है हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप और तीसरा है समुदाय या कम्युनिटी के स्तर पर। पहला स्तर है भीड़, जिसमें संगठन और एकता अस्थायी होती है। मूल्यों का कार्य केवल संवेगों को जागृत करना होता है। दूसरा है हित समूह या इंटरेस्ट ग्रुप, इसमें सहानुभूति और सहयोग अधिक मात्रा में होता है। संगठन तुलनात्मक दृष्टि से अधिक स्थायी होता है और मूल्यों की मात्रा अधिक और गहन होती है। प्रत्येक व्यक्ति का हित दूसरों से जुड़ा हुआ होता है। और तीसरा स्तर है समुदाय या समाज के स्तर पर, कम्युनिटी या सोसाइटी के स्तर पर, जिसमें एकता अधिक होती है। बाद में यह स्तर लौकिक हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने सीमित दायरे से निकलकर सामाजिक बंधनों को पार कर जाता है। धर्म और कला के प्रतीकात्मक मूल्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करा के इसको सृजनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख कर देते हैं। इस तरह से मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने परिवेश से समायोजन स्थापित करता है। मुखर्जी के मतानुसार पहला जैविकीय और भौतिक स्तर है, दूसरा प्रतीकात्मक स्तर है। मनुष्य में प्रतीकों का निर्माण कर सकने की क्षमता है, जिसके परिणाम स्वरूप संस्कृति का निर्माण हुआ है। व्यक्ति का व्यक्तित्व और आचरण भी प्रतीक का रूपांतरण है। मुखर्जी के प्रतीकात्मक रूपांतरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित क्रमों में हम बता सकते हैं। प्रतीकात्मक रूपांतरण, पहला है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है विवेक और तीसरा है व्यवहार। प्रत्यक्षीकरण जो है नेत्रपटल का प्रभाव है, दूसरा है प्रतिमान और तीसरा है बिंब। अब विवेक जो है उसमें अर्थबोध, तर्क और विज्ञान, ये तीनों चीज़ें आती हैं। और फिर है कला, लोकगाथा, धर्म विचार की। और व्यवहार में हमारे चाल चलन, हमारी नैतिकता, हमारे कर्मकांड और विधि, ये सारा जो है संस्कृति की प्रतीकात्मक संरचना है। विज्ञान, कल्पना, भाषा, नैतिकता, धर्म, कला, दर्शन, ये जो कुछ भी हैं, ये जो कुछ व्यक्ति पर निर्मित किया गया है
वह इस संसार की प्रतीकात्मक आयाम है। साथ ही मनुष्य द्वारा भौतिक परिवेश को नियंत्रित करने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे भी प्रतीकात्मक सृजन के अंतर्गत ही आते हैं। मुखर्जी प्रतीकों के संप्रेषण में को भी सम्मिलित करते हैं। इस तरह प्रतीकों के गुण पर ही नैतिकता की पृष्ठभूमि रखी हुई है। अब फिर वो बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, मानव मूल्यों का उद्विकास किस प्रकार से हुआ। मुखर्जी के मत से मूल्यों की उत्पत्ति सामाजिक संरचना विशेष के सदस्यों के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे होती है। मुखर्जी का विश्वास है कि मानवीय जीवन का आधार तो जैविकीय है, लेकिन उद्विकास के साथ मनुष्य में कल्पना, बुद्धि, तर्क और प्रतीक निर्माण की क्षमताएं विकसित हो गई। इन क्षमताओं के कारण मनुष्य का नैतिक उद्विकास हो जाता है और उसके बाद व्यक्ति के लोकातीत होने का गुण आ जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे व्यक्ति सर्वलौकिक मूल्यों को आत्मसात करता जाता है वैसे वैसे उसका उद्विकास होता जाता है। मूल्य और संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य में नैतिक उद्विकास की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मानवीय मूल्य यद्यपि अनंत होते हैं, लेकिन उनका प्रकटीकरण अपरिवर्तनशील सामाजिक जगत में ही हो सकता है। उद्विकास की प्रक्रिया अनवरत है और इस प्रक्रिया में सोपानों का श्रेणी क्रम प्राकृतिक रूप से उनका प्रमाण बन जाता है। जैविकीय, पारिस्थितिकीय, दूसरा सामाजिक और तीसरा लोकातीत। मुखर्जी ने नैतिकता के आयामों, मूल्यों और गुणों की सारणी को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि जैविकीय या पारिस्थितिकीय जो मूल्य हैं उससे जो जुड़े हुए मूल्य हैं वो हैं रक्षण, प्रभुत्व और सातत्व। इसका सामाजिक संकुल जो है वो हित समूह है और नैतिक प्रतिमान पारस्पर्य है और व्यवस्था के गुण व्यवहार बुद्धि है। इसी तरह से सामाजिक उद्विकास के क्रम में मूल्य जो हैं वो परिस्थिति होता है, सामाजिक संकुल समुदाय होता है, नैतिकता के प्रतिमान न्याय है और व्यवस्था के गुण निष्ठा है। इसी तरह से लोकातीत और चरित्र के उद्विकास के क्रम में मूल्य जो हैं व्यक्तित्व समुदाय और सामाजिक संकुल संपूर्ण मानव और नैतिकता प्रतिमान जो है वो प्रेम और व्यवस्था के गुण वो हैं श्रद्धा। तो इस से पता समझा जा सकता है कि नैतिकता के मूल्यों की उत्पत्ति अहम की सीमा को पार करने पर होती है। दूसरों के साथ संबंध और पारस्पर्य इंटर रिलेशन से मूल्यों का विकास होने लगता है। परा अहम के मूल्य अंतःकरण और निष्ठा से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति का संबंध जैसे जैसे अपने से विस्तृत सामाजिक क्षेत्र से जुड़ता है उसके मूल्य भी उद्विकसित होने लगते हैं। मुखर्जी ने सामाजिक संकुल और मूल्यों का श्रेणी क्रम स्थापित करते हुए हित समूह, समुदाय और संपूर्ण मानव समुदाय के 3 स्तर बताए हैं। पहला समूह जो है हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप। हित समूह में भीड़ की तुलना में स्थायित्व अधिक होता है। राजनीतिक दल या समिति आदि इसके उदाहरण हैं। मानव के निजी हित बिना पारस्पर्य के पूरे नहीं हो सकते, इसलिए सहयोग, सहानुभूति और दूसरों के हितों को ध्यान में रखने के न्यूनतम मूल्य उत्पन्न होते हैं और अपने सीमित हितों की पूर्ति के लिए सहयोग और संघर्ष आदि करते रहते हैं। इस समूह का प्रमुख गुण व्यवहारिक वृद्धि है। दूसरा है कम्युनिटी लेवल या सामुदायिक। समुदाय अथवा समाज के अंतर्गत हित पूरे समुदाय के सहयोगात्मक जीवन से जुड़े हो जाते हैं और ये हित समूह की अपेक्षा अधिक व्यापक होती हैं। इस संगठन का प्रमुख गुण निष्ठा है। और तीसरा है संपूर्ण मानव समाज यानी कि एंटायर ह्यूमन सोसाइटी। जब मानव का तादात्म्य
संपूर्णता से हो जाता है तो मूल्य सर्वलौकिक हो जाते हैं। प्रेम, समानता, बंधुत्व ये उच्च गुण होते हैं जिसके पालन से व्यक्ति को त्याग और तपस्या करनी होती है। इस समूह का प्रमुख गुण जो है वो है श्रद्धा। तो मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से मानते हैं कि मनुष्य के नैतिक मूल्यों का उद्विकास हित समूह के माध्यम से आदर्श समाज अथवा संसार से के मुक्त समाज की ओर हो रहा है। व्यक्ति मूल्य और परंपरा के स्तरों पर पक्ष और प्रतिपक्ष में जो द्वंद्व होता है उससे सत्य का संश्लेषित रूप सामने आता है। मुखर्जी के मत से यही विकास की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है। अब हम मुखर्जी ने जो क्लासिफिकेशन दी है मूल्यों की, जो वर्गीकरण दिया है मूल्यों का, उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।